फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या समझा है और क्या जाना है। तो हमने अपना चैप्टर शुरू किया था मध्ययुगीन नगर, और उसमें हमने ये जाना था कि मध्यकाल में नगर किस किस तरीके के होते थे। हमने ये देखा था कि मंदिर नगर और प्रशासनिक नगर, तीर्थ स्थल केंद्र के रूप में नगर, अलग अलग प्रकार के नगरों का विकास हुआ था, और हमने तंजावुर नगर के बारे में जाना था। इसी के साथ हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से इन नगरों में व्यापारिक गतिविधियां बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, और साथ ही साथ शिल्प उत्पादन भी हुआ करता था, और किस तरीके से इन नगरों का विकास हुआ, यानी कि जो छोटे गांव थे वो बड़े गांव के रूप में किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों के चलते बड़े गांव में तब्दील हो गए, और बड़े गांव धीरे धीरे एक छोटे छोटे नगरों के संजाल के, यानी कि छोटे छोटे नगरों के जाल के रूप में विकसित होते चले गए। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक जानी हैं। आज देखते हैं कि हम अपनी क्लास में क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम अपनी क्लास में हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, इन तीनों नगरों की केस स्टडी करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि ये तीनों कैसे, कहाँ स्थित हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम। आज की क्लास में हम केवल सूरत और हम्पी पर ही चर्चा करेंगे। मसूलीपट्टनम को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले हम्पी नगर को देखते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अब ये विजयनगर साम्राज्य क्या था, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। इसी दौरान, यही जो टाइम पीरियड था, इसी दौरान अगर हम उत्तरी भारत में देखें तो हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, तो यहाँ उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था, लेकिन हमने दक्षिण के बारे में नहीं देखा था। तो दक्षिण भारत में विजयनगर एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हो चुका था, और हम देखते हैं कि दक्षिण में ही हम्पी है, और हम्पी विजयनगर की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। चलिए ये बात क्लियर। अब अगर हम हम्पी शहर की बात करें, तो जो हम्पी शहर था, आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ी बड़ी दीवारें। तो ये शहर किलेबंद, इस शहर को किलेबंद किया गया था। अब ये किलेबंद क्या होता है? किलेबंद यानी कि किसी भी नगर को फोर्टिफाइड कर देना, किलेबंद कर देना, और ये किलेबंद बड़ी बड़ी दीवारों को बनाकर चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, और उसे मतलब दीवारों के थ्रू उसे बंद कर दिया जाता था। अब ऐसा क्यों किया जाता होगा? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता होगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता था, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था, ठीक है, ताकि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। लेकिन ये तो ठीक है कि किलेबंद कर दिया, फोर्टिफाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दीवारों का निर्माण किया गया था किले की, इनमें निर्माण करने में ना तो सीमेंट का यूज़ किया गया था और ना ही मिट्टी गारा का यूज़ किया गया था। तो अब आप सोचेंगे कि क्या फिर फेविक्विक से जोड़ दिया था? नहीं, फेविक्विक से भी नहीं जोड़ा था। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया था, और इसमें क्या किया गया था, जो शिलाखंड थे, जो पत्थर थे, उनको आपस में फंसाया जाता था, और इस तरीके से फंसाया जाता था, मतलब मजबूती बनी रहे, और इन्हें एक दूसरे में फंसाकर ये बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप इन दीवारों को देखेंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे में फंसे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से इन दीवारों का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम्पी में विशाल कक्ष थे, और ये स्तंभों वाले कक्ष थे, मतलब इनमें पिलर्स थे, जिनमें उन पिलर्स में मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले मतलब खाली जगह होते थे, और उस खाली जगह में मूर्तियों को रख दिया जाता था। आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से ये सारा डिज़ाइन किया गया है। इसमें कमल, टोंडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम्पी में इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। साथ ही हम्पी में
अनेक वाणिज्यिक गतिविधियां भी होती थी और उसके वजह से वाणिज्यिक गतिविधियां होती थी, व्यापारिक गतिविधियां होती थी, तो जो सौदागर हैं वो तो वहाँ आएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागर, चेटी, पुर्तगाली जैसे व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। हम्पी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सांस्कृतिक गतिविधियों से यहाँ अभिप्राय कि यहाँ पर मंदिर था, उसके वजह से वो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। इसके अलावा वहाँ पर जो देवदासियाँ थी वो राजा और प्रजा के सामने नृत्य किया करती थी। और यहाँ पर महानवमी पर्व मनाया जाता था, जिसे आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहा जाता है। यह हम्पी का बहुत महत्वपूर्ण पर्व था। क्लास, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्लयुद्ध का कार्यक्रम भी राजा देखा करते थे। मल्लयुद्ध यानी कि कुश्ती। तो क्लास, उस टाइम पर भी हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स वाली गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो हम्पी था, धीरे धीरे हम्पी का विनाश होने लगा, उसका पतन यानी कि डिक्लाइन होने लगा। अब वो किस कारण होने लगा? 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। क्लास, इसे इस मैप से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये विजयनगर था और विजयनगर का केंद्र हम्पी रहा है, लेकिन जो उनके आसपास के जैसे क्षेत्र थे, जैसे बिदार, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये दक्कनी सल्तनत के शासक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विजयनगर पर हमला किया और विजयनगर पर हमला करने से जो विजयनगर था वो पराजय हो गया, यानी कि हार गया। तो इस तरीके से जब विजयनगर हार जाएगा तो हम्पी भी डिक्लाइन होने लगेगा, उसका भी अस्तित्व समाप्त होने लगेगा। तो इस तरीके से हम्पी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। इतनी बात क्लास आप लोगों को आई होप कि समझ आई हो। चलिए अब हम दूसरे नगर की तरफ चलते हैं, जो कि है सूरत। सूरत यहाँ पर लोकेटेड है। सूरत अगर हम देखें तो भारत के पश्चिमी हिस्से में हमें नज़र आता है। तो पश्चिमी हिस्से में नज़र आता है तो सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। यहाँ पर मतलब जो भी व्यापार होता था वो सब सूरत के ही रास्ते से हुआ करता था। और यहाँ पर आपको औरमुझ स्ट्रेट यानी कि औरमुझ खाड़ी दिखाई दे रही होगी। तो इस रास्ते से होते हुए पश्चिमी एशिया के साथ यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, इसलिए ये एक व्यापारिक द्वार के रूप में भी जाना जाने लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मक्का यानी कि हज, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो तीर्थ स्थल के रूप में मक्का जाते हैं हज करने। तो वो हज भी जो किया करते थे तो लोग इसी रास्ते से होते हुए मक्का जाया करते थे। सऊदी अरेबिया में मक्का है और वहाँ पर जाया करते थे। इसी के कारण इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया मक्का का प्रस्थान द्वार, सूरत को। अब सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। ये सर्वदेशीय नगर कैसा होता है? सर्वदेशीय अर्थात जहाँ सभी जाति के लोग रहते थे, सभी धर्मों के लोग रहते थे। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले लोग थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, वो सब भी यहाँ पर रहते थे और उन्होंने अपने यहाँ पर कारखाने और माल गोदाम बना लिए थे। क्योंकि यहाँ पर क्लास आपको पता है कि यहाँ पर ये व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हम यहाँ पर इसी रास्ते से अलग अलग देशों से जो व्यापार हो रहा है, पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, सबसे जो व्यापार हो रहा है वो यहीं से हो रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सर्वदेशीय नगर था। आगे अगर हम बढ़ें तो हम सूरत के बाज़ार की बात करते हैं कि अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट था, इतना महत्वपूर्ण था, तो आखिर सूरत के बाज़ार में क्या ऐसा था? तो सूरत में थोक एवं फुटकर सूती कपड़े की दुकानें थी। सूरत के वस्त्र सुनहरे गोटे किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। सुनहरे गोटा किनारे मतलब जरी का काम यहाँ पर हुआ करता था, जैसा कि आप साइड में पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये खूबसूरती से डिज़ाइन बनाया जाता था जरी के द्वारा और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाज़ार में ये यहाँ से जाया करता था। तो क्योंकि
इनका इतने बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने ज़री के काम के लिए, तो इसलिए यहाँ पर व्यापारी आएंगे, और व्यापारी आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सुविधाएं, विश्राम गृह यानी कि उन्हें आराम करने के लिए जो रूम बनाए जाते थे, तो विश्राम गृह भी यहाँ पर बनाए गए। अब क्लास हमने ये तो देख लिया कि सूरत में व्यापार होता था और बहुत अच्छा ज़री का काम होता था, इतना अच्छे कपड़े वगैरह का बाज़ार था। लेकिन ये जो इतने बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है और बाहर देशों से भी हम व्यापार कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है वो मतलब पैसों का लेन देन था वो किस तरीके से होता होगा, क्या आपने सोचा? अभी तो हमारे पास बैंक है ना, हम बैंक में पैसा डाल देते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह जाकर बैंक से पैसा निकाल भी लेते हैं, है ना क्लास। तो उस टाइम पर क्या सिस्टम था, उस टाइम पर भी बैंकिंग प्रणाली की तरह ही क्लास सिस्टम हुआ करता था। आइए देखते हैं। उस टाइम पर हुंडियों का प्रयोग किया जाता था। अब क्लास, ये हुंडी क्या होती थी? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है, जिसे कहीं और दिखाकर वो प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसने एक सेठ के पास अपने पैसे जमा करा दिए, तो पैसे जमा करने के बदले में उन्होंने उन्हें एक हुंडी दी कि हाँ मेरे पास इन्होंने 2500 रुपये जमा कराए हैं। अभी जो 2500 रुपये जमा कराए हैं, सिर्फ उन्होंने एक रसीद टाइप दी, एक रिसिप्ट दी कागज़ के फॉर्म में, उस पर अपनी मोहर लगा दी कि हाँ ये सेठ हैं और इन सेठ से ने यहाँ पर इतने पैसे जमा कराए हैं। अब ये व्यक्ति अगर उस हुंडी को, उस दस्तावेज़ को कहीं और दिखाए, दूसरे सेठ के, मतलब दूसरे देश में जाए और वहाँ पर भी कोई सेठ होगा तो उन सेठ को दिखाए, तो वो उस हुंडी को देखेंगे और उस हुंडी को देखकर वो ये समझ जाएंगे कि अच्छा ये उन सेठ ने दिया है, उनकी मोहर को और इन सबको जानकर वो क्या करेंगे, वो रिसिप्ट अपने पास रख लेंगे और उन्हें उसके बदले में पैसे दे देंगे। तो ठीक इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता था। सूरत में कठियावाड़ी सेठ और महाजन की बड़ी बड़ी साहूकारियाँ कंपनियाँ थी, और जो सूरत से हुंडियाँ जारी की गई थी वो बहुत दूर दूर तक उन्हें मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, जैसे मिस्र हो गया, काहिरा हो गया, बसरा हो गया, बेल्जियम, तो बड़े बड़े बाज़ारों में दूसरे देशों में भी उन्हें मान्यता प्राप्त थी। ठीक है क्लास, तो आपको ये हुंडी समझ आया कि हुंडी किस तरीके से होती है, क्या होता है? ठीक है, तो आज की बैंकिंग प्रणाली के थोड़ा सिमिलर है। चलिए, सूरत का अधःपतन। अब हम देखते हैं कि सूरत इतना अच्छे से फल फूल रहा था, इतना बढ़िया से व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही थी, लेकिन उसका पतन कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया? तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण बाज़ार और उत्पादकता की हानि हुई। यानी कि इस समय में क्या हुआ, जो मुग़ल साम्राज्य था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, उसका पतन होना शुरू हो गया था। अब क्योंकि जो मुग़ल साम्राज्य था वो यहाँ पर सूरत में व्यापारिक गतिविधियों को बहुत इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पैसे वो लोग कमाते थे। तो अब खुद मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हो रहा है, तो वहाँ पर जो उत्पादन होता था वो भी तो उसे भी तो नुकसान होगा ना। तो एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि सूरत के ही पास यहाँ आपको बॉम्बे दिखाई दिया। बॉम्बे एक नया नगर विकसित हो गया। अब जब नया नगर विकसित हो गया तो सूरत को क्या करना पड़ा, इससे कंपटीशन करना पड़ा। अब सूरत के पास तो 2 दुकानें थी, ठीक थी, कपड़ा था, लेकिन बॉम्बे आया, बॉम्बे ने और ज़्यादा अच्छा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, है ना, अच्छी उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो कंपटीशन हो गया। अब जो व्यापारी सूरत में आ रहे थे वो कहाँ जाने लगे, बॉम्बे जाने लगे और बॉम्बे से सामान ख़रीदने लगे। ठीक है, क्योंकि नई नई दुकानें खुली हैं और अगर इससे बेहतर बेचेंगे तो दुकानदार, जो ख़रीदार तो बेहतर के पास जाएगा, है ना। तो कंपटीशन होने लगा और इस तरह सूरत का जो काम था वो ठप पड़ने लगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सूरत है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, उसका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है क्लास, आई होप कि जो आज हमने पढ़ा सूरत और हम्पी के बारे में वो आप लोगों को क्लियर हुआ हो, समझ आया हो कि किस तरीके से वहाँ पर गतिविधियाँ होती थी, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट नगर थे और किस तरीके से उनका पतन होना शुरू हो गया और डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्लास, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप क्लास ग्रुप्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। चलिए क्लास, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, हम्पी का प्रमुख पर्व क्या था? मक्का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता था? हुंडी से आप क्या समझते हैं? एंड द लास्ट, सूरत के वस्त्र किस लिए प्रसिद्ध थे? क्लास,
ये जो सारे क्वेश्चन हैं इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखने के बाद आपको मुझे सेंड करना है। इसके अलावा हमारे पास एक होमवर्क है और होमवर्क बहुत आसान है। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको करना है बताना है कि जो वर्तमान में हम्पी और सूरत है वो किस राज्य का हिस्सा है, मतलब वो किस राज्य में है। हमने मैप देखा था ना, तो आप मैप देखेंगे और उसमें बताएंगे कि ये दोनों जो नगर थे वो किस राज्य में हैं। क्लियर क्लास? और आप ये होमवर्क भी मुझे सेंड करेंगे। चलिए क्लास, आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।